Good morning, students. Most welcome to all of you in today's morning chemistry class, chapter number 1, that is some basic concept of chemistry. इस चैप्टर में बच्चों हमने लास्ट टर्म पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, और आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट वेट बच्चों इसका एप्लीकेशन बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एसिड और बेस की रिएक्शंस में इसका बहुत ही रोल है, और बाकी भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इक्विवेलेंट वेट पे सॉल्व होते हैं। तो हमें इक्विवेलेंट वेट डिटेल में स्टडी करना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम क्लासिकल डेफिनेशन देखते हैं। पुराने ज़माने में इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता था। तो it is given as that amount of substance in grams which may combine or displace 1 gram of H2 hydrogen gas, that is 8 gram of oxygen या oxygen gas, 35.5 gram of chlorine या chlorine gas और 108 ग्राम सिल्वर। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का वो मास ग्राम में जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइंड हो या 1 ग्राम हाइड्रोजन को उस रिएक्शन में डिस्प्लेस करे, या उसका वो मास ग्राम में जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइंड हो या ऑक्सीजन के 8 ग्राम को उस रिएक्शन में डिस्प्लेस करे, या उस सब्सटेंस का वो मास ग्राम में जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइंड हो उस रिएक्शन में, या उस रिएक्शन में 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करे, या उस रिएक्शन में उसका मास ग्राम में 108 ग्राम सिल्वर से कंबाइंड हो या 108 ग्राम सिल्वर को डिस्प्लेस करें। उस सब्सटेंस का वो मास जो ग्राम में है वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है या इक्विवेलेंट मास कहलाता है। क्लियर। न्यूमेरिकली किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है m/n फैक्टर। m क्या है? अगर वो सब्सटेंस एलिमेंट है तो m उसका एटॉमिक मास हो गया, मोलर एटॉमिक मास। अगर वो कंपाउंड है तो उसका वो m मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हो गया अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर हर कंपाउंडों के लिए वेरी करते हैं, तो n फैक्टर हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का n फैक्टर क्या होता है। ठीक है। अब केस नंबर 1, सबसे पहली बात तो मान लो फाइंडिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे H2S में सल्फर का इक्विवेलेंट मास हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो H2S में सल्फर 32 ग्राम है और हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 2 ग्राम है। सल्फर 32, हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सल्फर का 32 ग्राम हाइड्रोजन के 2 ग्राम से कंबाइंड हो रहा है। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से सल्फर कितना कंबाइंड होगा? 16 ग्राम। और हाइड्रोजन के 1 ग्राम से जितना सब्सटेंस कंबाइंड होता है उसकी इक्विवेलेंट वेट होता है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 32 ग्राम सल्फर टू गिव H2S। 1 gram hydrogen will combine with sulfur 16, therefore equivalent weight of sulfur in H2S is 16. Clear? Question number next student, Al2O3 एल्युमिनियम का फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 एटम है, 2 × 27 दैट इज 54 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन कितना है? 16 3 जा 48। तो हम कह सकते हैं कि 27 × 2 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट्स करता है कितने ग्राम से? 3 × 16 दैट इज 48 ग्राम से। क्लियर। तो वेट ऑफ एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइंड हो, तो 8 ग्राम से कितना कंबाइंड होगा? इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे MgCl2 है, Mg का फाइंड करना है। तो Mg यहाँ पे 24 है और क्लोरीन के 2 एटम है दैट इज 71 ग्राम है, तो 71 ग्राम से 24 कंबाइंड होता है। तो 35.5 ग्राम से कितना कंबाइंड होगा? 12 कंबाइंड होगा। तो Mg का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे कितना आएगा? 12 ग्राम आ जाएगा। ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ऐसे बच्चों Ag3PO4 में फॉस्फेट पूरे आयन का हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉस्फेट सिल्वर यहाँ पे 3 एटम है, 108 × 3 ग्राम ऑफ सिल्वर कंबाइंड विथ फॉस्फेट। फॉस्फेट का पूरा फाइंड करोगे 95 आ जाएगा। एक फास्फोरस का 31 और 16 4 जा 64, 64 + 31 95 आ जाएगा। तो 95 ग्राम फॉस्फेट कंबाइंड होता है 108 × 3 ग्राम सिल्वर से। 108 ग्राम से कितना कंबाइंड होगा? उसका 1/3 आ जाएगा। ये फॉस्फेट आयन का यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अगर कंपाउंड है, आयन है तो उसका आयनिक वेट, और अगर एटम है या एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक वेट अपॉन उसकी वैलेंसी।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। क्लियर। अब मॉलिक्यूल की कैसे वैलेंसी फाइंड करते हैं वो हम आगे देखते हैं। क्लियर। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। मान लो ये कंपाउंड है, इसमें लिथियम का हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। क्लियर। तो लिथियम की यहाँ पे चार्ज कितना है, +1 है, और चार्ज जब +1 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास अपान इसका इनफैक्टर, एटॉमिक मास 7 इनफैक्टर 1 हो गया, क्योंकि इसका चार्ज 1 है, यहाँ पे वैलेंसी का मतलब इनफैक्टर हो गया। ठीक। और अगर आपको नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास अपान नाइट्रोजन के इनफैक्टर, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, अपान 3 हो गई। क्लियर। ये हो गया। केस नंबर सेकेंड है फाइंडिंग द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। क्लियर। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड इज गिवन एज द सम ऑफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आयंस। जैसे हमारा एक टाइप का सॉल्ट है, अगर इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर दो, उसको ऐड कर दो, इस पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट आयन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करोगे, उसका एटॉमिक मास अपान उसकी वैलेंसी, प्लस फॉस्फेट का आयनिक मास अपान फॉस्फेट की वैलेंसी, जो चार्ज इस पर वही वैलेंसी है, दोनों को ऐड कर दोगे। यह आपका एक जनरल फार्मूला और होगा। ये सॉल्ट है तो सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अपान उसका इनफैक्टर। इनफैक्टर क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन। कैटायन पे कितना पॉजिटिव है, एक कैल्शियम पे 2+ है, टोटल कैटायन यहाँ पे 3 है, 3 2 +6 हो गया। एक फॉस्फेट पे -2 है, 3 है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, 3 2 -6 है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट अपान 6, ये 6 इनफैक्टर हो गया। क्लियर। अगर कैटायन और एनायन के चार्जेस अलग अलग हैं तो इनफैक्टर जो होता है उसका एलसीएम होता है, एक का 2 है, एक का 3, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। एक का 1 है, एक का 2 है, एलसीएम 2 हो जाएगा। एक का मतलब ऐसे हम लोग इनफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो इनफैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ए कंपाउंड इट इज़ द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, द टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ये एलसीएम ऑफ चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन। अगला हमारा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स और बेसिस। तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट अपान इनफैक्टर उसकी बेसिसिटी हो गई। इक्विवेलेंट ऑफ बेस के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट अपान उसकी एसिडिटी हो गई या इनफैक्टर हो गया। तो बेस का इनफैक्टर उसकी एसिडिटी होती है और एसिड का इनफैक्टर उसका क्या होता है, बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन वाटर। इसकी एसिडिटी का मतलब द टोटल नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन वाटर। एक मॉलिक्यूल बेस जितने OH रिलीज करता है उसका इनफैक्टर या एसिडिटी हो गई। एक मॉलिक्यूल एसिड जितने H+ आयन देता है वाटर में वो उसकी बेसिसिटी या उसका इनफैक्टर हो गया। क्लियर। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। अगला यहाँ पे हमने कुछ टेबल बना दिया, लिख भी दिया है। HCl मोनोबेसिक इनफैक्टर 1 है, H2SO4 डाई बेसिक इनफैक्टर 2 है, H3PO4 ट्राई बेसिक मतलब इनफैक्टर 3 है, NaOH इनफैक्टर 1 है, मोनो एसिडिक बेस है, जिंक OH होल ट्वाइस इनफैक्टर 2 है, डाई एसिडिक बेस है, AlOH होल थ्राइस इनफैक्टर 3 है, ट्राई एसिडिक बेस है। अब अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में पूछ लिया जाए इनफैक्टर तो हम लोग रिएक्शन के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4 NaHSO4 प्लस H2O। अब H2SO4 का हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट वेट का तो फार्मूला वही होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान इनफैक्टर, लेकिन यहाँ पे अब H2SO4 का इनफैक्टर 1 लेना है, इनफैक्टर 2 नहीं लेना है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2SO4 एक ही H+ दिया है तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर बना है। ठीक, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एसिड या बेस जितने H+ या OH- आयन देता है वो उसका इनफैक्टर होता है। अगर विदाउट रिएक्शन पूछा जाए तो उसमें जो भी टोटल पॉसिबिलिटी होती है वो उसका इनफैक्टर हम बताते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी। यहाँ पे H2SO4 देखो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ने दोनों H+ दे दिया है, तब यहाँ पे 2 वाटर बने हैं, क्योंकि एक वाटर में एक H+ होता है, तो यहाँ पे 2 वाटर बने, इसका मतलब 2 H+ आए हैं, तो 2 H+ आए हैं तो इनफैक्टर 2 हो गया। यहाँ पे एक ही वाटर फॉर्म हुआ, इसका मतलब एक ही यहाँ से H+ गया है, इसका मतलब इनफैक्टर यहाँ पे 1 है। इसमें देखो जिंक OH होल ट्वाइस प्लस HCl, यहाँ पे देखने में तो 2 OH हैं, लेकिन एक OH यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही OH बाहर गया, इसलिए इनफैक्टर क्या है, 1 है। यहाँ पे देखो 2 OH हैं, 2 वाटर यहाँ पे बन गए हैं, दोनों ही OH निकल गए, इसका मतलब इनफैक्टर यहाँ पे क्या है, 2 है। क्लियर। अगला है हमारा द केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखोगे। क्लियर, ध्यान से देखोगे। तो नंबर ए इसका टाइप है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। मान लो कहीं पे ऑक्साइड बन रहा है, तब हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का, तो बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एक हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, लेट
x ग्राम ऑफ एन अननोन मेटल रिएक्ट्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म y ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। कोई भी एलिमेंट है या मेटल है, x ग्राम और y ग्राम मेटल ऑक्साइड बन गया। तो मेटल का सिंबल M+O2। अब मेटल ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो मेटल के नंबर आप लिखोगे 2। क्लियर। और मेटल की वैलेंसी नहीं पता है तो O के बाद W लिख दोगे, W इज द वैलेंसी ऑफ मेटल हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पे अपना एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब इन ए रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन, अगर वो रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है, ना कोई रिएक्टेंट बचा है किसी भी तरह का, तो उस केस में होता क्या है? इन ए रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज आर सेम। ग्राम इक्विवेलेंट सभी रिएक्टिंग स्पीसीज के सेम होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। क्लियर। जैसे अब हमने ऊपर वाली रिएक्शन फिर से रिपीट कर दिया, M+O2 M2O है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल will be equals to gram equivalent of O2 will be equals to gram equivalent of M2OW। क्लियर। यहाँ पे नोट, रिएक्टिंग स्पीसीज मीन्स नॉट ओनली रिएक्टेंट्स बट ऑल केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने का एक अपना फार्मूला होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। दूसरा एक फार्मूला और होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये भी जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है। तो अगर सोल्यूशन है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर लिख दोगे, और अगर वो सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे? वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक दूसरा भी फार्मूला आप लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से आप ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे M+O2 M2OW रिएक्शन हो रही है, मेटल का x ग्राम आपको बताया गया और M2OW कितना बना है? y ग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M2OW भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ दो से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पे दोनों से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। ग्राम इक्विवेलेंट इसका कैसे फाइंड करेंगे? इसका वेट इन ग्राम अपान इक्विवेलेंट वेट, इसका भी वेट अपान इसका इक्विवेलेंट वेट। इसका वेट x ग्राम दिया है, x अपान इसका इक्विवेलेंट वेट अननोन है। इसका वेट कितने ग्राम है? देखो x ग्राम ये था, अब ये हो गया y ग्राम। तो O2 इसमें कितना यूज हुई है? y-x। तो y-x और ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो गया? x अपान y-x इंटू 8 हो गया। और एटॉमिक वेट मेटल का कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट इंटू उसकी वैलेंसी एंड फैक्टर। W क्या है? वैलेंसी ऑफ मेटल है। तो अगर वैलेंसी आपको क्वेश्चन में दी गई है, इनफैक्टर दिया गया है, तो आप उससे एटॉमिक वेट भी फाइंड कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट इंटू इनफैक्टर। ठीक है। अगला अपना जो टॉपिक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, या इनको हम ऑक्सीडेंट कह सकते हैं और उनको रिडक्टेंट कह सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद में रिड्यूस होते हैं, मतलब खुद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद में ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब खुद में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाई पर मोल ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। एक मोल ऑक्सीडेंट जितने इलेक्ट्रॉनों का गेन करता है या एक मोल रिडक्टेंट जितने मोल इलेक्ट्रॉनों का लॉस करता है, वो उसका इनफैक्टर होता है। अब हम यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा इन एसिडिक मीडियम में हम मान लो फाइंड कर रहे हैं। ठीक। K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट हमें एसिडिक मीडियम में फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं।
K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में अगर हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि एक हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे एसिडिक मीडियम में, और जो बैलेंस रिएक्शन होती है उसमें बैलेंस रिएक्शन को फिर हम लास्ट में आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आयन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा मेन फोकस होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कहाँ चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट में K2Cr2O7 डबल माइनस और प्रोडक्ट में क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्रोमियम का अगर चार्ज देखा जाए तो पर क्रोमियम कितना है, +6 आता है। ठीक है, +6 कैसे आता है, एक क्रोमियम का मान लिया आपने x, तो 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा 2x, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 7 करोगे दैट इज -14 इज इक्वल्स टू जो ऊपर चार्ज लगा है -2 कर दोगे, तो मतलब ये हुआ 2x - 14 इक्वल्स टू -2। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्रोमियम का चार्ज +6 है और यहाँ पे एक क्रोमियम का चार्ज क्या है +3 है। क्लियर। तो रूल ये होता है कि एक मोल कंपाउंड प्रोडक्ट साइड जाने में जितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है उसका एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे एक का +6 है, इधर एक का +3 है, तो कितने का गेन कर रहा है 3 का गेन कर रहा है। अच्छा टोटल गेन कितने का होगा, 2 क्रोमियम जाएंगे इधर, तो एक क्रोमियम 3 का गेन कर रहा है तो 2 क्रोमियम कितने का गेन करेगा 6 का। तो Cr2O7 डबल माइनस का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। या फिर आप दूसरे मेथड से देख सकते हो, Cr2O7 डबल माइनस क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, 2 क्रोमियम थे, 2 क्रोमियम लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम पे यहाँ पे कितना है +12 है, क्योंकि एक क्रोमियम पे +6 है, 2 पे कितना है +12 है। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 3 2 जा +6 हो गया। अभी इधर 12 है, इधर कितना है 6 है, इधर 6 ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो यहाँ पे भी चार्ज बराबर हो गया। चार्ज बराबर होने के बाद अब यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो इसलिए इन फैक्टर क्या हो गया 6 हो गया। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इन फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। इसमें देखो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो एटॉमिक मास अपॉन इन फैक्टर होगा, एटॉमिक मास अपॉन इन फैक्टर। इन फैक्टर इसका 3 है, क्यों, क्योंकि इधर +3 में इधर +6 में है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और 1 मोल जाएगा तो भी 3 ही लॉस होंगे, तो इसका इन फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में फाइंड कर लेते हैं। अगला अपना है KMnO4। KMnO4 तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में भी। तो तीनों मीडियम में हमें अलग इन फैक्टर फाइंड करना है और अलग इक्विवेलेंट वेट भी इसका आएगा। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में देखते हैं। तो एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 का MnO4- है पर मैग्नेट आयन है वो Mn2+ में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक Mn का चार्ज फाइंड करेंगे, कैसे, कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा, वही पुराने मेथड से। कैसे, एक Mn का x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -1, तो x -8 इज इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +7 आ जाएगी। तो यहाँ पे Mn +7, यहाँ पे Mn किस में +2 में है, Mn बराबर भी है, तो यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 था। तो यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड 5 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर क्या है 5 है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4- क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक मास अपॉन इन फैक्टर, आयनिक मास जो भी होगा फाइंड कर लेंगे। 158 वैसे होता है, याद रख लेना। KMnO4 का 158 होता है, MnO4- में K की वैल्यू फाइंड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 39 हटा दोगे, अपॉन 5 हो जाएगा। एल्कलाइन मीडियम में बच्चों, इन एल्कलाइन मीडियम में MnO4- MnO4 डबल माइनस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक Mn का +7 है, कैसे, x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -1, x प्लस इन ब्रैकेट -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से x की वैल्यू +7 आ जाएगी, और ऐसे ही यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू +6 आ जाएगी। तो 7 से 6 में मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं।
तो यहाँ पे आप गेन करा दोगे, ऐड कर दोगे। तो पर मोल एक इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इसलिए इनका एन फैक्टर क्या हो गया 1। पर मोल इलेक्ट्रॉन जितने गेन या लॉस होते हैं वो एन फैक्टर होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अभी बताया था 158/1 हो जाएगा। न्यूट्रल मीडियम में बच्चों देखो, इन न्यूट्रल मीडियम लाइक इन वाटर MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है MnO2 में, मैग्नीज डाइऑक्साइड में। क्लियर। यहाँ पे Mn का चार्ज +7 है, यहाँ पे Mn का चार्ज +4 है। तो +7 से +4 का मतलब अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो यहाँ भी +4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मोल MnO4 माइनस या KMnO4 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना है 3। पर मोल जितनी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है उसका एन फैक्टर होता है। ठीक, पर मोल जितने गेन या लॉस करता है उसका एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे एन फैक्टर इसका 3 हो गया, और जब एन फैक्टर 3 हो गया तो मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर। ऐसे ही MnO2 ये भी इधर से इधर जा रहा है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कंपाउंड 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो इसका भी एन फैक्टर 3 होगा। यहाँ पे इसका भी इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपान एन फैक्टर हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी बच्चों हैं, 1 मोल ये कंपाउंड इधर से इधर जाएगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 1 मोल इधर से इधर जाएगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये कंपाउंड अगर इधर से इधर जाएगा पीछे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसका भी फैक्टर 1 है। इसका भी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO4 डबल माइनस या KMnO4 अपान एन फैक्टर, K2MnO4 अपान एन फैक्टर, और इसका भी फैक्टर 1 है। तो इस तरह बच्चों K2Cr2O7 और KMnO4 की इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगला अपना तीसरा कंपाउंड आता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में सोडियम थायोसल्फेट। तो इन केस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ठीक। अब Na2H2O3 इन आयोडीन टाइट्रेशन में इसका हम यूज कैसे करते हैं, Na2H2O3 I2 से कंबाइंड होकर Na2S4O6 में कन्वर्ट होता है, प्लस NaI बनाता है। Na2H2O3 का नाम सोडियम थायोसल्फेट और Na2S4O6 का नाम सोडियम टेट्राथायोनेट। तो यहाँ पे अगर इसका आयनिक फॉर्म लिखो तो H2O3 डबल माइनस आता है, 2 मोल है, 2 मोल लिख दिया। यहाँ पे एक ही मोल बना S4O6 डबल माइनस। अब बच्चों यहाँ पे सल्फर का चार्ज जब आप फाइंड करोगे तो एक सल्फर का चार्ज आएगा, टोटल चार्ज ऑन 4 सल्फर एटम, क्योंकि यहाँ पे 4 सल्फर है, एक सल्फर का आएगा +2। कैसे, यहाँ पे 2 सल्फर है तो 2x प्लस इन ब्रैकेट -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू ऊपर जो चार्ज है -2। तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे टोटल सल्फर कितने, 4 है, तो एक सल्फर का 2 है तो 4 सल्फर का कितना है, +8 चार्ज है। ठीक, S4O6 डबल माइनस पे अगर फाइंड करोगे तो +2.5 आएगा। तो एक का +2.5 है तो 4 सल्फर का कितना होगा, +10 हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज +8 है सल्फर पे, यहाँ पे +10 है। अगर +2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो इधर भी +8 था, इधर भी +8 हो गया। तो कहने का मतलब 2 मोल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो 1 मोल कितना लॉस करेगा, 1 लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, 1। तो H2O3 डबल माइनस का एन फैक्टर कितना हो गया, 1। 2 मोल ने 2 मोल लॉस किया तो एक ने कितना लॉस किया, 1। तो एन फैक्टर इसका हो गया 1। अब इधर उल्टा देखो, 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 मोल कर रहा है। तो 1 मोल 2 मोल गेन करेगा तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब ऐसे हम लोग नोट कर लेंगे, 2 मोल H2O3 डबल माइनस लॉसेस इलेक्ट्रॉन 2 मोल, तो 1 मोल कितना लॉस करेगा, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2H2O3 अपान एन फैक्टर 1। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, 1 मोल टेट्राथायोनेट आयन लॉसेस गेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट्स एन फैक्टर विल बी 2 एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी इट्स आयनिक मास अपान 2 या Na2S4 का मॉलिक्यूलर मास अपान 2। तो इस तरह बच्चों हम लोग दोनों के एन फैक्टर फाइंड कर लेंगे और इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आपको जो आज पढ़ाया गया उसको एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। जहाँ पे आपको एन फैक्टर समझ में नहीं आया है वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक। और वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, वेरी गुड।